सुहाग सेज पर बैठी मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी और जैसे ही मेरा पति कमरे में आया और उसने मेरे साथ नजदीकियां बढ़ाई कि ना जाने मुझे क्या हुआ और मैंने उसे जोर का धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे वो चौंक कर मुझे देखने लगा। हैरान तो मैं भी थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरा पति मुझसे नाराज होकर कमरे से बाहर चला गया। मैं रोने लगी कि भला मुझे ये क्या हो गया है। अब तो आए दिन ऐसा ही होने लगा। मैं न जाने क्यों अपने पति से घिन महसूस करती थी, जबकि मैं ऐसा चाहती नहीं थी। इसीलिए मेरे पति ने मुझसे चिढ़कर दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया। एक दिन मेरी सास मुझसे कहने लगी कि जाओ आज अपने ससुर जी के पैर दबा दो, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। मैं चुपचाप ससुर जी के पास चली गई और फिर एक बहुत ही अजीब चीज हुई। न जाने क्यों मुझे ससुर जी को देखकर कुछ अजीब तरह का महसूस होने लगा, कुछ उस तरह का। मुझे ये सब बहुत गलत लग रहा था। मैं अपनी भावनाओं को लेकर परेशान थी कि अपने पति से तो मैं दूर भागती हूँ, जबकि ससुर जी से मैं ऐसा कैसे महसूस कर सकती हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फिर मेरा खुद पर से नियंत्रण ही खो गया। मेरी हरकतें देखकर ससुर जी भी समझ गए कि मेरे दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। और फिर वो भी उस पूरी रात। मेरा नाम माला है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती के चर्चे जगह जगह थे। खूबसूरत होने के साथ साथ मैं बहुत हंसमुख भी थी। मेरे कुछ रिश्तेदार तो कहते थे कि ये लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छे बिहेवियर की भी है। कोई भी अगर इससे बात करे तो करता ही चला जाए, क्योंकि इसके बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। मैं कहीं भी जाती थी तो मुझे नजर हो जाती थी। इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरा घर से निकलना बहुत कम कर दिया था। जो भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता था और मेरी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाता था। मुझे भी अच्छा लगता था कि लोग मुझे देखते ही मेरी तारीफ कर देते थे। मेरे खूबसूरत होने की वजह से जल्दी ही मेरे रिश्ते भी आना शुरू हो गए थे। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी बेटी हायर स्टडीज कंप्लीट करके किसी काबिल बन जाए और मैं भी ऐसा ही चाहती थी। लेकिन शायद मेरा ज्यादा खूबसूरत होना भी मेरे लिए एक मुसीबत बन गया था। मैं जहाँ भी जाती लड़के मुझे घूर घूर कर देखते थे और मेरा पीछा करने की कोशिश करते थे, मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। मैं उस टाइप की लड़की नहीं थी, इसलिए कभी मैंने किसी भी लड़के के प्रपोजल का रिप्लाई नहीं दिया था। फिर ऐसे लोगों और इतनी ज्यादा रिश्तों से तंग आकर मेरे पापा ने मेरी शादी करने का फैसला कर ही लिया। मैं भी इन सारी बातों से वैसे भी बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। इस दुनिया में खूबसूरत होना बहुत बड़ा जुर्म है। मैं सोचती थी कि काश मैं एक नॉर्मल सी शक्ल वाली लड़की होती तो शायद मर्दों की नजरों से इस कदर बचना ना पड़ता और मेरे लिए जिंदगी भी इतनी मुश्किल ना होती। मगर मुझे क्या पता था कि ये तो मेरी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों की शुरुआत है। आगे चलकर तो मेरी जिंदगी में और भी ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। फिर एक दिन मेरे घर पर एक ऐसे लड़के का रिश्ता आया जिन्होंने अपने बेटे से शादी कराने के लिए मेरे माता पिता पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनाया हुआ था। अब मेरे माता पिता ने मेरे इतने ज्यादा रिश्ते आने पर और लड़के वालों के इतने ज्यादा जिद करने पर इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। मेरे काफी सारे रिश्ते तो ऐसे थे जो मेरे लिए परफेक्ट नहीं थे और मेरे पापा मेरी कम उम्र देखते हुए उन रिश्तों को इनकार कर चुके थे। लेकिन अब जो ये रिश्ता मेरा आया था, ये लड़का बहुत अच्छा था। इसका नाम विहान था और इसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। विहान की मम्मी और उसकी बहन मेरे मम्मी पापा से रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे घर पर हर चीज मौजूद है, हमें दहेज भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो हमारे घर आकर देख सकते हो, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। मेरे माता पिता को उनकी इस तरह की बातों से लगा कि शायद ये अच्छे लोग हैं और हमारी बेटी यहाँ पर बहुत खुश रहेगी, इसलिए मेरा विहान के साथ रिश्ता पक्का हो गया। और फिर मेरी मम्मी का भी कहना था कि हम इससे पहले भी अपनी बेटी के काफी सारे रिश्ते ठुकरा चुके हैं, क्या पता हमारी बेटी इस घर में बहुत ज्यादा खुश रहे। और वैसे भी पहले के जमाने में भी तो कम उम्र की लड़कियों की शादी ही कर दी जाती थी।
सारी लड़कियां आसानी से एडजस्ट कर लेती थी। अब के दौर में लड़कियों की शादी ज्यादा उम्र में होती है, तो यही वजह है जो लड़कियां ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाती। और फिर अगर हमारी बेटी भी दूसरी लड़कियों को अपने ससुराल में लड़ता झगड़ता देखेगी तो वो भी सेम कॉपी करेगी। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, ताकि वो अपने घर में जल्दी एडजस्ट हो जाए और सुखी रहे। पर मैं तो अभी पढ़ना चाहती थी और इन सब बातों की वजह से मेरे माँ पिता को मेरी शादी की बहुत ज्यादा जल्दी हो गई थी। मैंने सोचा कि चलो, अगर मेरा पति अच्छा हुआ तो फिर मुझे और क्या चाहिए। वैसे भी हर लड़की चाहती है कि उसका पति अच्छा हो और उसका ख्याल रखे। बस मुझे भी यही सब कुछ चाहिए था। मेरा पति देखने में तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने उसकी फोटो देखी थी, पर उसके नेचर के बारे में मुझे अभी कुछ भी नहीं पता था। इसी तरह से पहले तो मेरी एंगेजमेंट बिहान के साथ हुई थी। जिस दिन मेरी बिहान के साथ एंगेजमेंट हुई थी, मेरी नंद ने मुझे बताया था कि भैया ने आपको पहले पसंद किया था, तभी तो उन्होंने अपने घर पर आपके लिए बहुत ज्यादा हंगामे किए। तब जाकर तो आपका रिश्ता फिक्स हुआ है। भैया ने आपको कहीं शादी में देखा था और तभी से ही उन्होंने सोच लिया था कि मेरी पत्नी तो यही लड़की बनेगी। उन्होंने आपके घर रिश्ता भेजने के लिए मम्मी पापा पर बहुत ज्यादा जोर डाला था कि फौरन ही इस लड़की के घर रिश्ता लेकर चले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया को तो आपसे ही शादी करनी थी और भैया इतने ज्यादा खुश हैं कि उनकी तो खुशी के ठिकाने ही नहीं हैं। इसलिए हम आपका रिश्ता लेकर आ गए थे। मेरी नंद हंसकर मुझे ये सब कुछ बता रही थी और मैं भी ये बात सुनकर दिल ही दिल में बहुत मुस्कुरा रही थी कि क्या मेरा होने वाला पति मुझसे इतना प्यार करता था कि मुझे देखते ही अपना दिल हार बैठा था। ये सब सुनकर तो मेरे दिल में मोहब्बत के कई सारे दीप एक साथ ही जल उठे थे। मैं अपनी आने वाली जिंदगी के सुहाने सपने अपनी आंखों में सजाने लगी थी। ये एहसास बहुत ही खुशी देने वाला होता है कि आपका होने वाला पति आपको हद से ज्यादा पसंद करता है। फिर मेरी ननद ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर ले लिया। मेरी शादी की डेट भी जल्दी ही फिक्स हो गई थी। एंगेजमेंट के कुछ दिनों के बाद मेरे पति ने मुझे कॉल की और इस तरह से मैं अपने होने वाले पति से काफी देर तक प्यार भरी बातें करती थी। वो सच में मुझे बहुत पसंद आए थे। उनकी बातें बहुत अच्छी थी और वो मेरी बहुत इज्जत भी करते थे। वो मुझसे दीवानों की तरह प्यार करते थे। इसी तरह से कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी, क्योंकि मेरे पति को शादी की बहुत ज्यादा जल्दी थी और वो बहुत पढ़े लिखे भी थे। उनकी अच्छी जॉब थी, उनके घर में भगवान का दिया सब कुछ था। इसलिए उन्होंने दहेज से भी साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगी तो मैं समझूंगा कि भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है। ऐसा नहीं था कि मेरे माता पिता गरीब थे। मेरे माता पिता ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से की थी। किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा तो मुझे अच्छे से अच्छा दहेज भी देते, लेकिन विहान की फैमिली ने साफ इनकार कर दिया था। हमारे सारे रिश्तेदार भी विहान की फैमिली की बहुत तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि माला को बहुत अच्छी ससुराल मिली है, मगर मुझे अंदर ही अंदर ना जाने डर सा महसूस हो रहा था। इतनी जल्दी में शादी करना और फिर दहेज से इनकार कर देना, आखिर ये लोग कौन थे, क्या चाहते थे? ऐसी बातें मेरे दिमाग में न जाने क्यों घूम रही थीं, जबकि मुझे तो सिर्फ विहान से मतलब होना चाहिए था। विहान तो हमेशा मुझसे अच्छे तरीके से बात करते थे, लेकिन जब मैं विदा होकर अपने ससुराल जाने लगी तो मैंने इन सारी बेतुकी बातों को अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने लगी। मेरी विहान के साथ शादी हो गई। विदा होने के बाद मैं अपने ससुराल में आ गई थी और सारे मेहमानों के बीच बैठी हुई थी। लाल रंग के लहंगे में दुल्हन बनी मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। जिसने भी मुझे देखा मेरे पति का नाम लेकर फौरन ही कहा कि विहान की तो लॉटरी लग गई, उसे इतनी खूबसूरत पत्नी मिल गई है। ऊपर से मैं पार्लर वाली से तैयार हुई थी, इसलिए मेरे फेस पर और भी ज्यादा ग्लो आ गया था। फिर मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया। अब मुझे कमरे में जाने के बाद अपने दूल्हे का इंतजार था।
मुझे पता था कि विहान मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं चाहती थी कि मेरा घूंघट उठाते ही मेरा पति मेरा ये हसीन रूप देखते ही मुझ पर और भी ज्यादा फिदा हो जाए। लेकिन मेरे पति के आने से पहले ही कमरे में मेरी सास आ गई और मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करने लगी। मैंने देखा मेरी सास गिलास में पानी लेकर आई थी और पानी पीते पीते ही बोलते हुए मेरे कमरे के अंदर आ गई। सास गिलास में पानी लेकर आई थी। उन्होंने मुझसे कहा, बहू पानी पी लो, मैं तुम्हारे लिए भी पानी लेकर आई हूँ। जबकि मैंने देखा था कि कमरे में पानी और शीशे का गिलास पहले से ही मौजूद था। अब मेरी सास इतने प्यार से लेकर आई थी तो मैंने पानी पी लिया था और फिर मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी। मैंने अपनी सास के हाथ का दिया हुआ पानी पी लिया। उसके बाद एक दो बातें और करने के बाद मेरी सास कमरे से चली गई थी। लेकिन पानी पीते ही मुझे अजीब अजीब सा लगने लगा था। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा घूमने लगा था। थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई आया है। मेरे पति ही कमरे के अंदर आए थे। उन्होंने आते ही कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर वो बेड पर मेरे करीब बैठ गए। लेकिन विहान के कमरे में आते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा था। न जाने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था। पहले तो मेरे पति ने मुझसे एक दो बातें करी। उसके बाद उन्होंने मेरा घूंघट उठाया। जैसे ही उन्होंने मुझे टच किया, अचानक ही मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैंने उन्हें धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। विहान इस सब के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें यकीन नहीं था कि मैं उनके साथ इतना गलत बिहेव भी कर सकती हूँ। अचानक इस तरह धक्का देने पर विहान बेड से नीचे गिर गए और वो बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मुझे क्या हो गया और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत रोकना चाह रही थी, लेकिन बस खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकी। मैं तो न जाने कब से अपने पति से मिलने के इंतजार में बैठी हुई थी। फिर अचानक से मुझे ये क्या हो गया था। मेरे पति ने खड़े होकर फिर से मुझे झंझोड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है माला। फिर से उन्होंने मुझे टच किया तो अब की बार मैं बेहोश हो गई थी और जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि मेरे बेड के चारों तरफ घर के सारे मेहमान मौजूद थे और सारी औरतें मेरे बारे में ना जाने किस किस तरह की बातें कर रही थी। एक औरत कहने लगी कि दुल्हन है भी तो इतनी खूबसूरत, इसलिए थोड़ा डर रही है। औरतों की ये सारी बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैंने अपनी ननद से कहा कि प्लीज इन औरतों को यहाँ से बाहर लेकर जाओ, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तब मेरी ननद सारे मेहमानों को कमरे से बाहर ले गई थी और तब मेरी जान में जान आई थी। फिर जब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई और दोबारा से बिहान कमरे के अंदर आए और प्यार से उन्होंने मुझसे बात की और मेरा हाथ अपने हाथों में जैसे ही थामा और कहा कि माला तुम्हें क्या हो गया था, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी तो तुम मुझे पहले बता देती। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें नजर लग गई होगी। मुझे तुम्हारी तारीफ करने का, तुम्हें जी भर के देखने का मौका भी नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, अब देख लेता हूँ। बिहान बहुत ज्यादा शर्मिंदा नजर आ रहे थे। मैं बिहान से बात करना चाह रही थी मगर फिर से मेरे ऊपर न जाने क्या हो गया था और मैंने दोबारा से बिहान को धक्का दे दिया। वो फिर से जमीन पर जा गिरे थे। फिर से मेरे साथ वही सब कुछ हुआ था। मैं इस कंडीशन को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। इस बार की हरकत से विहान को बहुत गुस्सा आया था और वो दरवाजा पटक कर कमरे से बाहर चले गए थे। मैं अपनी इस गंदी आदत पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी और रोने लगी थी। वो रात मेरी रोते रोते गुजर गई थी। अगले दिन दोपहर तक सारे मेहमान भी हमारे घर से चले गए थे। उस दिन के बाद हर दिन अब ऐसा ही होने लगा था। मेरा पति जब भी मेरे करीब आने की कोशिश करता या फिर मुझे टच करता, मैं अपने पति को फौरन खुद से दूर कर लिया करती थी। इस बात पर मेरा पति मुझसे नाराज होता और झगड़ा करने लग जाता था और झगड़कर घर से बाहर निकल जाता था। सारी रात वो घर से बाहर ही गुजारने लगा था। बिहान ने एक दिन बर्दाश्त किया, 2 दिन बर्दाश्त किया, उसके बाद शायद उसके लिए बर्दाश्त करना हद से बाहर हो गया था। वो एक मर्द था, भला कब तक अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर सकता था। गुस्से में एक दिन तो बिहान ने मुझसे कहा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वैसे तो तुम बिल्कुल ठीक रहती हो। जैसे ही मैं तुम्हें
टच करने की कोशिश करता हूँ, तुम अचानक ही पागलों की जैसी हरकतें करने लग जाती हो। मैं तुम्हारे बिहेवियर से परेशान हो गया हूँ। शादी से पहले तो तुम बड़ी मीठी मीठी बातें करती थी, और जब से शादी हुई है अपने करीब तक नहीं आने देती हो। मैं तुमसे कितना प्यार करता था, और अपने घर वालों से कितना लड़ झगड़ कर मैंने तुम्हारे घर पर रिश्ता भेजा था, और तुम हो कि हमेशा मेरी इंसल्ट करने पर तुली रहती हो। मुझे तो शक है कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, और तुम किसी और को पसंद करती हो। शादी से पहले हम लोगों की बात हुई थी तो तुम मुझे ये बात बता भी तो सकती थी। जरूर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती मेरे साथ करवा दी है। विहान तो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था, और इधर मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं अपनी सफाई में अपने पति से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। मैं बस नहीं करते हुए सर हिलाती रही, और कुछ भी कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। और उस दिन से ही विहान ने मेरे करीब तक आना तो दूर की बात, मुझसे बातचीत करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया था। बल्कि वो तो मेरे होते हुए कमरे के अंदर आता ही नहीं था। वो घर के दूसरे कमरे के अंदर जाकर सोने लगा था, और कभी कभी तो सारी रात वो घर से बाहर अपने दोस्त के यहाँ गुजार देता था। मेरी शादी को लगभग 15 दिन गुजर गए थे, और यही सब मेरे साथ हो रहा था। मैंने अपनी प्रॉब्लम जब अपनी मम्मी को बताई तो उन्होंने भी कहा कि गलती तुम्हारी ही है, तुम अपने पति को करीब क्यों नहीं आने देती हो। पर मैंने उन्हें बताया कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, और मैं इस तरह से रिएक्ट करने लग जाती हूँ। मम्मी ने कहा कि अपना घर बनाकर चलो, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, हम नहीं चाहते कि तुम वहां पर हमारी इंसल्ट करवाओ। इधर मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर और नंद भी ये बात नोटिस कर रहे थे कि मेरा पति मुझसे बात नहीं करता, लेकिन फिर भी उन लोगों ने सबको इस तरह से इग्नोर किया जैसे उन लोगों को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने एक दिन खुद ही अपनी सास को सब कुछ बता दिया और कहा कि पता नहीं मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है। जब भी विहान मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं तो मुझ पर ही अचानक गुस्सा सवार हो जाता है और मैं उनकी इंसल्ट कर देती हूँ। मेरी सास कहने लगी, चलो मैं तुम्हारी नजर उतार देती हूँ। शादी वाले दिन तुम दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे लग रहे थे, इसीलिए लोगों की बुरी नजर खा गई होगी। मेरी सास कहने लगी, तभी तो मेरा बेटा शादी के बाद से बिल्कुल मुरझाकर रह गया है। वो इस शादी से कितना खुश था, लेकिन अब तो तुमसे शादी करने के बाद वो इतना ही ज्यादा सैड नजर आता है। तुम दोनों की जोड़ी भी तो बहुत अच्छी है, कोई भी तारीफ किए बिना रुक ही नहीं रहा था। मैं खामोशी से अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पूरी तरह से अपने होशो हवास में नहीं हूँ। मैं अपने पति से अपनी सफाई में कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी जुबान को ताला लग गया है। पता नहीं क्यों मैं जब भी अपने पति से बात करने का इरादा करती तो मैं अपने पति से कुछ भी कह ही नहीं पाती थी। वो मुझे डांटते रहते थे और मैं खामोशी से उनकी सारी बातें सुनती रहती थी। मैं अपने घर पर बहुत ज्यादा हंसमुख थी और हर किसी से हंसी खुशी बात करती थी। न जाने ससुराल में आने के बाद मुझे क्या हो गया था कि मेरा किसी से बात करने तक का मन नहीं करता था। एक दिन तो मेरे पापा कहने लगे, मेरी इतनी हंसने खेलने वाली लड़की मुरझा कर रह गई है। ऐसा लगता है कि जैसे वो तो हंसना ही भूल गई है। और ये बात सच थी कि मैं बिल्कुल हंसना भूल गई थी, क्योंकि शादी के बाद ही मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी जो आ गई थी। मैं अपने पति की मोहब्बत को सही तरीके से हासिल नहीं कर सकी थी, बल्कि उनके दिल से भी मैंने अपनी मोहब्बत को पूरी तरह से निकाल दिया था। एक दिन रात के टाइम पर मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बहू जाकर जरा अपने ससुर जी के पैर दबा दो। मेरे तो अब इन बूढ़े हाथों में इतनी जान नहीं रही कि उनके पैर दबा सकूं। मैंने सोचा कि माँ जी ये काम मेरी ननद को भी तो बता सकती हैं, वो भी तो अपने पिता के पैर दबा सकती है। मुझे शर्म भी आ रही थी कि मैं बहू होते हुए अपने ससुर के पैर दबाऊं। मेरे ससुर बीमार रहते थे, इसलिए वो बिस्तर पर पड़े रहते थे। मैं अपनी सास के कहने के मुताबिक उनके कमरे में उनके पैर दबाने के लिए चली गई थी। मुझे अपने ससुर के पैर दबाते हुए लगभग 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास जूस का गिलास लेकर आ गई और उन्होंने कहा, बहू ये जूस का गिलास पी लो, तुम थक गई होगी, ये पियोगी
तो एनर्जी आ जाएगी। मैं थक तो गई थी और फिर मुझे कमजोरी भी बहुत महसूस हो रही थी। इसलिए मैंने अपनी सास के हाथ से जूस का गिलास ले लिया और उसे जैसे ही होठों से लगाया तो ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से कुछ स्मेल आ रही है। फिर मैंने उस स्मेल को इग्नोर किया और सोचा कि मेरी सास इतने प्यार से ये जूस मेरे लिए बनाकर लाई है तो मुझे पी लेना चाहिए। मैंने अपनी सास के हाथ का बना हुआ जूस पी लिया था और फिर से अपने ससुर के पैर दबाने में बिजी हो गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे नींद की खुमारी छाने लगी और मैं अपने ससुर के बेड पर लेटकर कब सो गई मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे के बेड पर मौजूद थी। रात भर मेरे साथ क्या हुआ था ये सब कुछ मुझे याद नहीं था। अब ऐसा हर दिन होने लगा था। मैं हर दिन अपने ससुर के कमरे में जाती, जूस पीती और कब सो जाती थी मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। अब मेरी सास हर दिन मुझसे पूछती कि बहू तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। मुझे इस बात का मतलब समझ नहीं आता था। मैं उनसे कह देती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि मैं ठीक नहीं थी। मेरी तबीयत अब दिन ब दिन खराब रहने लगी थी। और तो और एक दिन मैं किचन में चली गई। मैंने देखा कि किचन में काले तिल के लड्डू रखे हुए थे। मैंने उन्हें खाने के लिए जैसे ही डिब्बा खोला अचानक मेरी सास किचन में आई और उन्होंने मेरे हाथ से लड्डू छीन लिया। कहने लगी कि तुम ये नहीं खा सकती, अगर तुमने ये खा लिया तो गजब हो जाएगा। अपनी सास की इस बात पर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि भला लड्डू खाने से ऐसा भी क्या गजब हो सकता था। मैंने उनसे पूछा कि मैं लड्डू क्यों नहीं खा सकती, तो उन्होंने बात को गोल कर दिया और मुझे किचन से निकाल दिया। फिर उस दिन के बाद से मैंने घर में कभी भी दोबारा उन लड्डुओं को देखा ही नहीं और मेरी सास मुझसे मेरी तबीयत के बारे में बार बार पूछती रहती। इधर मेरा पति मुझसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता था। वो काम से जब घर वापस आता तो नहा धोकर खाना खाकर घर से बाहर निकल जाता था। मैंने कई बार नोटिस किया था कि मैं जब किसी काम के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती तो मेरी सास और ननद आपस में ना जाने क्या बातें कर रही होती थीं और मुझे देखते ही वो दोनों खामोश हो जाती थीं। ऐसा लगता था कि जैसे ये सब मिलकर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। मेरी ननद की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ती कहती, भाभी आप कब आई, हमें तो पता ही नहीं चला। मैं समझ गई थी कि इस साजिश में ये सब लोग मिले हुए हैं। विहान मेरी कोई बात नहीं सुनता था और ना ही मेरे पास आता था जो मैं उससे इस बारे में कोई बात करती। मुझे ये लोग मायके भी जाने नहीं देते थे और ना ही मेरे पास मोबाइल था। मैं शादी के बाद अभी तक अपने मायके नहीं गई थी, बल्कि मेरे मम्मी पापा ही एक दिन यहाँ पर आ गए थे। अब धीरे धीरे मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मैं समझ रही थी कि यहाँ पर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या गलत हो रहा है ये मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ये जानना ही था कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मुझे मेरे सवालों के जवाब बस एक ही हाल में मिल सकते थे। मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया था। मुझे किसी भी तरह इन लोगों का राज जानना था और इस घर से चोरी चुपके निकलना था। इससे पहले बहुत देर हो जाती और ये लोग मुझे कहीं गायब करवा देते और मेरे घर वालों को भी मेरी कोई खबर नहीं देते। इस तरह से मेरे घर वाले मुझ तक भी नहीं पहुंच पाते। अब लगभग 2 दिन से मैं अपने ससुर के पैर दबाने के लिए नहीं जा रही थी और मैं व्रत भी कर रही थी, इसीलिए मैं घर का खाना भी नहीं खा रही थी। व्रत रखने के बावजूद मुझे किसी भी तरह की कमजोरी नहीं हो रही थी और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। मैं समझ गई थी कि कुछ न कुछ खाने से या पीने से तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। 2 दिन तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रही थी और अब मैंने ठान लिया था कि मैं कल भी व्रत रखूंगी और घर का कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं, क्योंकि व्रत रखने से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने आप को काफी हल्का फुल्का सा महसूस कर रही थी। मेरा दिमाग भी भारी नहीं हो रहा था, मगर मुझे विहान से बात करनी थी। ना जाने क्यों मेरा दिल कहता था कि विहान बेकसूर है। इन लोगों के साथ विहान मिला हुआ नहीं है। वो तो मुझसे प्यार करता था। मैं विहान का इंतजार करके उनसे बात करना चाहती थी, मगर विहान कमरे के अंदर ही नहीं आता था।
मैं बहुत ज्यादा सैड थी। दोबारा से मैंने विहान को देखा और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बड़ी ही बेरुखी दिखाई थी। मुझसे किसी भी तरह से बात नहीं की और वो घर से चले गए थे। मैं कमरे में आकर बहुत रोने लगी थी। तभी मेरी सास मुझे लेने आ गई और कहने लगी कि अपने ससुर के पैर दबा दो। आज मैं अपने ससुर के पैर दबाने के लिए चली गई थी, क्योंकि मुझे अपने प्लान को अंजाम देना था। मुझे हौसला करना था और सच जानने के लिए इस कदम को उठाना तो था ही। उस दिन मैं अपने ससुर के कमरे में उनके पैर दबाने के लिए चली गई और मेरी सास मेरे लिए जूस लेकर आई। मैंने उनसे कहा कि मैं जूस पी लूंगी। मेरी सास मुझे जूस देकर कमरे से बाहर जा चुकी थी। जैसे ही मेरे ससुर की नजर बची, मैंने फौरन ही जूस को बेड के नीचे फेंक दिया और ऐसे जाहिर किया जैसे मैं जूस पी चुकी हूँ। अपने ससुर की टांगे दबाते दबाते मैं ऐसे एक्ट करने लगी जैसे मैं गहरी नींद में जा चुकी हूँ। मैं आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट चुकी थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे ससुर ने चेक किया कि मैं सो चुकी हूँ या नहीं। फिर मेरे ससुर ने मेरी सास को बुलाया और ना जाने क्या पढ़ने लगे। फिर मेरे ससुर ने मेरी सास से कहा कि अब तुम कमरे से चली जाओ, मुझे अपना काम करना है। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे ससुर न जाने मेरे ऊपर क्या क्या पड़ रहे थे और फूंक रहे थे। उनके हाथ में कुछ था जिसके छींटे वो मेरे ऊपर डाल रहे थे। मेरी सास अभी कमरे से नहीं गई थी। जैसे ही मेरे ससुर ने मुझे छूने की कोशिश की, मैंने अचानक आंखें खोल दी, क्योंकि अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे ससुर और सास मुझे होश में देखकर हैरान रह गए। फिर मैंने उनसे कहा कि आप दोनों मेरे साथ ये सब कुछ क्या करते हो। मेरे सास ससुर खामोश हो गए और मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे ससुर के हाथ में पानी की बोतल थी, वो ना जाने कैसी थी, और उनके हाथ में एक अगरबत्ती भी मौजूद थी जिसकी खुशबू चारों तरफ कमरे में महक रही थी। मैं बहुत डर गई थी और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि खामोश हो जाओ, तुमने जूस नहीं पिया था क्या? लेकिन मैं समझ गई थी कि ये लोग मेरे साथ इससे पहले कुछ गलत करें। मैंने इतनी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि आस पड़ोस के लोग घर में आ गए थे और हमारा दरवाजा बजाने लगे थे। शायद दरवाजे पर मेरा पति भी मौजूद था और इतनी भीड़ को देखकर वो कंफ्यूज हो गया था। उसके पास घर के दरवाजे की चाबी थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और वो घर के अंदर आ गया। मोहल्ले के सारे लोग भी घर के अंदर आ गए थे। लोगों को लग रहा था कि जैसे हमारे घर में कुछ हो गया है। मेरी सास मेरा मुंह दबोचकर मेरी आवाज बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उनको धक्का दे दिया और अपने हाथ में अपने ससुर की लाठी उठा ली और कहा कि अगर किसी ने भी मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसकी लाठी मार दूंगी। मैं जल्दी से भागकर कमरे से बाहर निकली तो मेरी टक्कर विहान से हो गई। विहान कहने लगा कि ये क्या हंगामा मचा रखा है। मैंने विहान को बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा न जाने मेरे साथ क्या कर रहे हैं और मैं जो तुम्हारे करीब नहीं आती, इस सब में भी इन लोगों का ही हाथ है। ये लोग कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो मेरी ऐसी हालत हो गई। आज मैं ये सब जानने के लिए तुम्हारे पापा के कमरे में गई थी और मैंने तुम्हारी मम्मी का दिया हुआ नशे वाला जूस भी नहीं पिया था, तभी तो मैं बेहोश नहीं हुई। न जाने ये लोग बेहोश होने के बाद मेरे साथ क्या करते हैं। मेरे ससुर के हाथ में मेरे पति ने जब वो बोतल देखी और कमरे के अंदर अगरबत्ती जलती हुई देखी तो मोहल्ले के सारे लोग और मेरा पति कंफ्यूजन में पड़ गए थे और उन लोगों को मेरे सास ससुर पर शक होने लगा था। इधर मैं इतनी जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन मेरी ननद बिल्कुल भी मदद के लिए नहीं आई थी। वो भी एक तरफ को खामोश खड़ी हुई थी। मेरे पति ने पहले घर से सारे लोगों को निकाल दिया और उसके बाद में घर का दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद अपने माता पिता से सवाल किया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और आप लोग क्या कर रहे थे। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। मेरे पति ने कहा तो फिर आप लोगों के हाथ में ये सब कुछ क्या है और कमरे के अंदर चारों तरफ ये खुशबू क्यों महक रही है। मेरे पति ने अब की बार गुस्से से अपने माता पिता की तरफ देखकर सवाल किया था। मेरे सास ससुर बहुत डर गए थे। उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की और बताया कि हमने ये सब कुछ माला से बदला लेने के लिए किया। दरअसल मेरे ससुर काला जादू जानते थे। मेरी सास का कहना था कि जब तुमने पहली बार माला को देखा था
तो तुमने घर आते ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया था कि तुम्हें इसी लड़की से शादी करनी है, जबकि हम तुम्हारी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहते थे। पर तुमने घर में बहुत ज्यादा हंगामा किया। हमने तुम्हारी जिद पर मजबूर होकर इस लड़की के घर रिश्ता कर दिया और इसको अपने घर की बहू बनाकर लेकर आए। मेरी सास कहने लगी कि हमने सोच लिया था कि जिस लड़की को देखते ही मेरा बेटा इस कदर पागल हो सकता है और उसके लिए इतना हंगामा कर सकता है, तो शादी के बाद जब वो इस घर में ही आ जाएगी तो हमारा बेटा तो पूरा बहू का ही होकर रह जाएगा। अपने माता पिता और अपनी बहन पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। इसीलिए मेरे ससुर ने काला जादू किया और मुझे हर खाने पीने की चीज में मेरे ससुर ने अपने जादू का असर करके दिया। मैं जो भी खाती पीती तो मुझ पर असर हो जाता था और इसी तरह से मैं अपने पति की इंसल्ट करने लगी थी। तभी तो मेरा पति मुझसे दूर जाने लगा था। शादी के पहले दिन से ही मैंने अपने पति की इंसल्ट की थी। मेरी सास मेरे ससुर के पैर दबाने के बहाने से मुझे उनके कमरे में भेज देती थी और वो जूस के अंदर नशे की दवाई मिलाकर लाती थी। जब मैं जूस पीती तो बेहोश हो जाती और मेरे बेहोश हो जाने के बाद मेरे ससुर मुझ पर अपना काला जादू किया करते थे ताकि मैं अपने पति को खुद से दूर रखूं। और मेरा पति जब मुझसे बहुत ज्यादा तंग आ जाए तो एक दिन वो मुझे छोड़ दे और मेरे सास ससुर अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। मेरी सास मुझे काले तिल के लड्डू खाने से इसीलिए मना करती थी क्योंकि उन्हें खाने वाले इंसान पर मेरे ससुर का काला जादू असर नहीं करता था। इसलिए मेरे ससुर ने उनसे सख्त मना किया हुआ था कि मैं किसी भी तरह से काले तिल के लड्डू ना खा लूं। मेरी सास ने घर में लड्डुओं का नामो निशान भी नहीं रहने दिया था। ये सारी कहानी जब मेरे पति के सामने आई तो मेरे पति ने अपने माता पिता से कहा कि मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। मेरा पति गुस्से में जाकर अपने कमरे में अपने कपड़े पैक करने लगा और कहने लगा, माला तुम मेरे साथ चलो, अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। मेरे सास ससुर ने अपनी गलती को मान लिया था। वो लोग मेरे पति के आगे हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहे थे और मुझसे भी माफी मांग रहे थे। मेरे सास और ससुर और ननद ने हम दोनों के आगे हाथ जोड़कर हमें रोक लिया था। हम लोग उनकी इस बेबसी के आगे मजबूर हो गए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्हें एक बार और मौका दे, उसके बाद वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर फिर भी ऐसी गलती करें तो हम ये घर छोड़कर जा सकते हैं। मेरे पति ने मुझसे भी माफी मांगी थी और मैंने अपने पति को भी माफ कर दिया था क्योंकि इस सब में मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। मेरे सास ससुर अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और हमने अपनी ननद की शादी कर दी है। उन लोगों ने मान लिया है कि वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उनको लगता था कि मैं उनके इकलौते बेटे को उनसे दूर कर दूंगी, पर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है और मेरे ससुर ने अपना काला जादू करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब वो मुझ पर क्या किसी पर भी ये काम नहीं करते। मेरे पति और मेरे बीच बहुत ज्यादा मोहब्बत है। हम सब लोग मिलकर एक साथ ही एक ही घर में रहते हैं। दोस्तों, बहू की नजर में ससुराल वालों की छवि हमेशा ऐसी होती है कि वो सब उस पर अपना हुक्म चलाएंगे। ठीक उसी तरह से ससुराल वालों की नजर में भी बहू की छवि ये होती है कि बहू उनके बेटे को अपने कब्जे में करके उन सब से दूर कर देगी और इसी वजह से ये दोनों ही रिश्ते एक दूसरे को कभी भी दिल से नहीं अपना पाते हैं। और आजकल के समय में तो ये बहुत देखने को मिलता है कि लोग अपने बेटों की शादी तो कर देना चाहते हैं, लेकिन वो बेटा और बहू के बीच में अक्सर आग लगाकर झगड़ा करवाते हैं। कई बार बहुएं भी ठीक यही करने की कोशिश करती हैं। वो अपने पति को उनके घर वालों के खिलाफ भड़काकर उनसे दूर कर देती हैं और ये सभी लोग हीन भावना का शिकार होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने दिमाग में एक छवि बनाकर रखी होती है। इसलिए किसी को भी गलत ना समझें, पहले एक बार उसे मौका दें ताकि वो आपके लिए अच्छा बन सके। अगर आप पहले से ही बदले की भावना रखेंगे तो फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।